आज हम इस वीडियो में क्लास 7 चैप्टर 2 दादी माँ, इसका शीर्षक दादी माँ है। तो यह एक कहानी है, इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो दादी माँ जो है ये किसकी दादी माँ है? ये लेखक की दादी माँ है। तो लेखक ने यहाँ पे अपनी दादी माँ के बारे में बहुत सारी बातें बताई है और इनके पास एक चिट्ठी आती है अपने भैया के। तो उस चिट्ठी को पढ़ते हुए अपने बचपन की सारी बातें याद आ जाती है। तो कौन कौन सी बातें याद आती है देखते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोरी और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, आने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो यहाँ पे लेखक ने क्या बताया है कि उनके जो मित्र थे वो लेखक को अपनी दादी माँ से मिलने के लिए, घर जाने के लिए छुट्टियों के बारे में बताते हैं और बाद में उनके पीठ पीछे क्या बोलते हैं कि छोटी सी मुसीबत आने से घबरा जाने वाला बताते हैं उसको, लेखक को, और उनका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, और उनके आँखों में शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो किनकी धुंधली छाया नाच उठती है बता रहे हैं? तो उनकी दादी माँ की। लगता है जैसे कंवार के दिन का आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनब्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अघन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर कंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदाना हो, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंवार के दिन आ गए हैं। कंवार मतलब बरसात का अंतिम दिन, जिस समय पानी सब तरफ गड्ढों में, तालाबों में सब तरफ भरे होते हैं और यहाँ पे पानी हर जगह उफान मार रहा है, मतलब भरा हुआ है। और सिवान से बहकर आए हुए, सिवान मतलब गांव की सीमावर्ती भूमि में मोथा, साई की अधगली घासें और घेऊर जो तालाब में उपस्थित घास है और बनब्याज जो घासें हैं, वो सब चीज़ जंगली घासें हैं, वो सब आकर तालाबों में आ जाते हैं। और सूरज की गर्मी से जब बहुत गर्मी पड़ती है इस समय, तो उबलता रहता है, पानी गर्म हो जाता है और इसमें सारी घासें ये सड़ जाती है। तो इसमें जो गंध आती है वो बहुत झाग भरा रहता है और गांव के लड़के इसमें झाग भरे तालाबों में कूद कूद कर नहाते हैं, मस्ती करते हैं। अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, हर मौसम की अलग ही मज़ा होता है। आषाढ़ में आम
आषाढ़ महीने में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अघन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, उसमें भी अफसोस नहीं। पर कंवार के दिनों, कंवार मतलब आश्विन के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में, जो झाग भरे गंध वाली जो तालाब का जल है, पानी है, उसमें कूद कूद कर ना नहाए तो बहुत बुरा लगता है, बोल रहे हैं। और लेखक बहुत दुखी हो रहे थे कि वो नहा नहीं पा रहे थे, और एक दो बार नहाए थे तो बीमार हो गए थे। हल्की बीमारी, न जाने क्यों उनको हल्की फुल्की बीमार होना अच्छा लगता था। थोड़ा सा ज्वर, सर में दर्द, खाने के लिए दिन भर नींबू मिलना उनको अच्छा लगता था। और रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे। एक बार ऐसा बुखार चढ़ा जो रात के 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। तो जब लेखक बीमार पड़ गए थे, रात के 12 बजे के बाद ही उतरा दिन, और चादर लपेटे हुए थे। दादी माँ नहा कर आई थी और सफ़ेद धोती पहनी हुई थी और बाल सफ़ेद, और ठंडी ठंडी जल टपक रहा था उनके शरीर से, बालों से। आते ही उन्होंने क्या किया, लेखक के सर पेट छुए और आंचल खोलकर एक कुछ रखे, मिट्टी रखी थी, एक शक्तिधारी एक चबूतरे से मिट्टी लाकर उनके माथे पर लगाई और चारपाई के पास बैठ गई और लेखक को पंखा चलाती थी और जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती थी, सर पर दालचीनी का लेप भी लगाती थी और उनको बार बार छू छू कर देखती रहती थी और उनके बारे में बहुत चिंता करती थी। उनको खिचड़ी मिली कि नहीं मिली, उनके खिचड़ी में मूंग अच्छे से डला कि नहीं डला, और जो भी घर आ रहा है वो अच्छे से माने साफ सफाई से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी और परेशान हो जाती थी प्रश्न पूछ पूछ कर अपने घर वालों को कि ये हुआ कि नहीं हुआ, कुछ परेशानी तो नहीं है, और बार बार लेखक को छू छू कर देखती थी। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार बुलाने का जी नहीं होता। तो लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरी दादी माँ गांव की वैद्य जैसी थी, गंवाई गांव, और उनको कई सारे दवाओं के नाम भी याद थे और गांव में कोई बीमार हो जाता तो वहाँ जाकर उनका भी इलाज कर देती थी। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, ये और फिर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया
तक का अनुमान भी लगा लेती थी कि कौन सा बीमारी किसको हुआ है। महामारी और विसूचिका, हैजा, चेचक, ये सब रोज सवेरे जो दिनों में हो रहा था, तो रोज सवेरे उठकर वो लौंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप दिखाती थी। साफ सफाई में बहुत सतर्क रहती थी, वो अच्छे से करती थी, साफ सफाई से रहती थी और सबको बोलती भी थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता और तकिए का गिलाफ नहीं बदलने से वो परेशान हो जाती थी। बुखार तो मुझे लेखक बोल रहे हैं कि बुखार तो अब भी आता है, पर अभी मेरे को नौकर पानी दे जाता है और महाराज खिचड़ी बना कर दे जाता है, डॉक्टर नाड़ी चेक कर देता है और दवाई भी आ जाता है। बुखार तो चला जाता है, पर ऐसी बुखार मेरे को अच्छी नहीं लगती है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन, बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक बार अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने का सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनका अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुक्की रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैसूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो दादी माँ, क्या होता है कि दादी माँ किशन की शादी ठीक हो गई थी, तो उनमें दादी माँ बहुत उत्साह और आनंद से भरी हुई थी और दिन भर कुछ कुछ कामों में बिजी रहती थी, गायब रहती थी। और जब कोई बुलाता था तो बुरा मत मानना, ये कार परोजन का घर है। कार परोजन शादी वर ब्याह का घर है बोलती है। और कुछ काम मैं अपने हाथों से न करूं तो कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा करके बोलते। पर जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती थी, पर उनका हर कामों में उपस्थिति अनिवार्य था। वो रहती थी हर काम में। और एक दिन जब लेखक घर लौटे तो बाहरी निकसार मतलब निकलने का मार्ग होता है, वहाँ पे दादी माँ किसी के ऊपर बिगड़ रही थी, डांट रही थी। तो देखे लेखक कि वो कौन है, तो रामी की चाची थी। तो दादी माँ बोल रही, सो ना होगा धन्नो, मैसूद दे दे। मैसूद मतलब ब्याज सहित दे दो। वापस मांग रही थी दादी माँ उनको पैसा। तो और दादी माँ बोल रही थी, तुमको शर्म ही नहीं है, जब मांगने आई थी तो कैसे नाक रगड़ रही थी, मतलब गिड़गिड़ा रही थी मेरे पास, और अभी बोल रही है फसल कटेगी तब दूंगी, फसल कटेगी, क्या तुम्हारे लिए अलग से फसल कटेगी करके दादी माँ धन्नो को डांट रही थी, रामी की चाची को। ठीक है। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी पर निस्तार कैसे होगा। निस्तार मतलब उद्धार। तो रामी की चाची दादी माँ के सामने झुककर गिड़गिड़ा रही है कि रोती हुई बोल रही है कि दादी माँ, आप दया नहीं करेंगी तो कौन दया करेगा। बिटिया की शादी है और अगर आप दया करेंगी तभी तो उसका उद्धार होगा। तो ऐसे करके रामी की चाची दादी माँ को बोल रही है। और अब इतना ही पढ़ते हैं और बाकी को अगले वीडियो में पढ़ेंगे।